हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। जैसे हमने पिछले कई वीडियो के अंदर अलग अलग टॉपिक कवर किया है। आई होप आपको सभी टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो पहले आप मेरे जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं रिसेंटली 4-5 वीडियो, उन सभी वीडियो को वॉच कर ले, जिससे आपको मार्केट का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, जिससे ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, मार्केट में सप्लाई डिमांड क्या होता है। बेसिकली ये एक जोन है। जैसे हमने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया था उस तरह से होता है, बट इसका रूल अलग है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काफी वैल्यूएबल पॉइंट है और काफी हाईली प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अगर आप इस सेटअप को यूज करके ट्रेडिंग करते हो तो आपके विन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट इसके कुछ रूल्स हैं सप्लाई डिमांड को समझने से पहले। सबसे पहला रूल ये है कि आप अगर सप्लाई या डिमांड मार्क करते हो चार्ट के ऊपर, वो कोई भी चार्ट हो सकता है, इंडियन स्टॉक मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, सभी में ये बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा और किसी भी टाइम फ्रेम पे आप मार्क कर सकते हो। इसका रूल ध्यान रखना है। सबसे पहला रूल है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर पता नहीं करते हो और सप्लाई या डिमांड किसी अलग डायरेक्शन में मार्क कर लेते हो तो आपका वहां पर स्टॉप लॉस हिट होगा। आपका जो ट्रेड है वो लॉस में चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो देखी है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोर्ट कब सबसे ज्यादा काम करता है, तो उसका जवाब होना चाहिए कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और किसी जगह पे प्राइस एक सपोर्ट बना रहा है तो हाईली चांस है कि सपोर्ट पे अगर आप बाई करते हो तो मार्केट वहां से पंप करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन अप साइड की तरफ है। अगर आप अपसाइड में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लेते हो तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट अपट्रेंड में है। रेजिस्टेंस सपोर्ट तो हर समय बनेगा, लेकिन आपको डायरेक्शन के साइड से अगर आप ट्रेड करते हो तो विन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सप्लाई डिमांड मार्क कर रहे हो तो सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर पता करो, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। सेकेंड रूल यह है कि आपको फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए जहां पर सप्लाई या डिमांड आप मार्क कर रहे हो। राइट? तो इन दो रूल को आप फॉलो करते हो तो आप सप्लाई डिमांड को मार्क कर सकते हो। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर चार्ट पे समझाने से पहले, मैं आपको चार्ट पे समझाने से पहले एनिमेशन के द्वारा समझाऊंगा, जिससे आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर एनिमेशन के द्वारा बना रखा है सप्लाई एंड डिमांड। अब यहाँ पर सप्लाई और डिमांड, सबसे पहले हम समझते हैं डिमांड को। तो बेसिकली डिमांड क्या है? डिमांड का मतलब यह है जब भी कोई बड़ा प्लेयर, बिग प्लेयर, क्योंकि इस मार्केट के अंदर छोटे मोटे ट्रेडर से लेकर के बड़े लेवल पे भी ट्रेडिंग की जाती है। जैसे हम 1000 रुपये या लाख रुपए में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन इसके अंदर बैंकिंग सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल हेज फंड्स जो बड़े बड़े लोगों के पैसे को मैनेज करते हैं, वो भी यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो हमें जो लाख रुपए की ट्रेडिंग करते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो हमें बोला जाता है रिटेल ट्रेडर। हमें ट्रेडर बोला जाता है लेकिन रिटेल ट्रेडर बोला जाता है। रिटेल, जैसे रिटेल कस्टमर होता है, होलसेलर कस्टमर होता है ना, उस तरीके समझ लो। हम छोटे ट्रेडर हैं, लेकिन जो बिग प्लेयर होते हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए का फंड है, जो लाखों करोड़ों रुपए से यहाँ पे ट्रेड करते हैं, उन्हें बोला जाता है बिग प्लेयर। तो जब भी बिग प्लेयर मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक फुटप्रिंट, कोई छाप छोड़ के जाते हैं। अगर मार्केट में इस तरीके से एक अप ट्रेंड का तरफ मूव चल रहा है और सडनली, मैं यहाँ से ये डिलीट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ए पार्ट के अंदर आप देख रहे हो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट ने सडनली इतना बड़ा मूव दिया एक बार में। तो ये जो बड़ा मूव आया है, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि बड़े लोगों की यहाँ पर एंट्री हुई है। बैंकिंग सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे यहाँ पर ट्रेड पंच किया गया, एंट्री हुई है, बिग प्लेयर ने यहाँ एंट्री करा है। तो जब यहाँ पर एंट्री हुआ है तो आप यहाँ पर डिमांड जोन मार कर सकते हो। अब डिमांड जोन मार कैसे करोगे? तो मैंने यहाँ लिखा है लास्ट सेलिंग कैंडल, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, तो जो अपोजिट कलर की कैंडल होगी जिसे सेलिंग कैंडल बोलते हैं। जैसे ये प्राइस नीचे आया, यहाँ पर क्या हुआ, ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया। तो जो नीचे आया तो सेलिंग कैंडल आई होगी, है ना, नीचे जाने वाला सेलिंग रेड कैंडल होगा। तो आपको सेलिंग को मार्क करना है। आप जैसे सेलिंग कैंडल को मार्क करोगे और आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल
एरिया मार्क करके इस तरीके से आप ड्रॉ कर दोगे तो आप इसे डिमांड जोन का नाम दे सकते हो। अब क्या होगा, जब भी प्राइस इस डिमांड जोन पे आएगा तो यहाँ से आप एक ट्रेड एंट्री करोगे ऊपर के लिए और अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखोगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपको इस तरीके से डिमांड एरिया मार्क करना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पर बात करा एफ वी जी। अब एफ वी जी क्या है, जब इस तरीके से इतना बड़ा मूव आया है ना मार्केट के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर, तो जब ये मूव आया है तो इस मूव के अंदर आपको मिलता है फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? तो फेयर वैल्यू गैप बेसिकली जब तीन कैंडल के बीच का गैप को बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। चलो मैं आपको ना इसको समझाता हूँ इस तरीके से, मैंने भी लिखा हुआ है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो जब भी प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है तो जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल होता है उनके बीच में एक गैप बन जाता है। किस तरह का गैप? तो आप देखो, पहला कैंडल का जो हाई है ये मेरा फर्स्ट कैंडल का हाई है, और मेरा थर्ड कैंडल का जो लो है ये है, ये आपस में टच नहीं हो रहे, तो इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। मतलब अगर मैं इस थर्ड कैंडल के लो को नीचे तक लेकर आऊंगा और यहाँ अगर मैंने फर्स्ट कैंडल के हाई को टच करा दिया तो इसमें कोई गैप बचा ही नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कैंडल आपस में अटैच हो गए, तो यहाँ पर कोई गैप नहीं बना। बट अगर थर्ड कैंडल यहीं तक क्लोज हो जाता है तो अब फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का लो के बीच में जो गैप बचा है उसे बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। सेम सिचुएशन यहाँ पर बेरिस में भी होता है। बेरिस मतलब जब मार्केट नीचे जा रहा होता है उसे बेरिस कहते हैं, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है उसे बुलिस कहते हैं। तो जब नीचे जाता है तो रेड कैंडल से आएगा, तो जब मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा, मतलब मुझे इसको इस तरफ बनाना चाहिए, ड्राइंग थोड़ी सी गलत हो गई, कोई बात नहीं, समझो इसको। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ऊपर वाली कैंडल है उसका लो और जो थर्ड कैंडल नीचे है उसका हाई अगेन मैंने मार्क किया, तो इसके बीच में जो गैप है इसे बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। बट अगर जो हमारी नीचे वाली कैंडल है या ऊपर वाली कैंडल समझ लेते हैं हम, इसका जो लो है हाई ये नीचे आ जाता है तो बीच में कोई गैप बचेगा ही नहीं, तो ये कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं हुआ। हम इस चीज़ को रियल चार्ट पे भी समझेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आप इन चीज़ों को इसी तरीके से समझने की कोशिश करो। अब हम चले जाते हैं बी पार्ट में। अब बी पार्ट मैंने क्यों बनाया यहाँ पर? यहाँ पर इसलिए कि कई बार क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट एक रेंज के अंदर फंस जाता है, काफी देर तक या काफी घंटों तक एक ही जगह पे ट्रेड करता है। लेकिन सडनली किसी टाइम पे मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आता है कुछ इस प्रकार से। तो जब इस प्रकार से मूव आया तो अगेन यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। मतलब जब यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रहे होंगे तो बीच में आपको गैप देखने को मिलेंगे। अब गैप कैसे, जब तीन कैंडल के बीच में गैप बनता है उसी को फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। तो अब इस केस में आपको डिमांड एरिया डिमांड जोन मार्क कैसे करोगे ये मैं बता रहा हूँ। तो इस केस में आपको लास्ट सेलिंग कैंडल नहीं, आपको ये पूरा का पूरा जोन ही मार्क करना पड़ेगा, जिसे मैंने रेंजिंग मार्केट के नाम से बोला है। ये पूरा मार्केट रेंज कर रहा है, एक जगह पे फंसा हुआ है। तो आप इस पूरे जगह को मार करके आप इस तरीके से एक जोन बना सकते हो जिसका नाम आप डिमांड जोन दे सकते हो। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा अप ट्रेंड के अंदर किस तरीके से आप डिमांड जोन को मार्क करोगे। तो मैंने दो तरीके से आपको बताया, इस तरीके से आपको लास्ट सेलिंग कैंडल एंड इस तरीके से आपको रेंजिंग मार्केट में डिमांड जोन मार्क करना है। सेम चीज़ आपको बेरिश ट्रेंड के अंदर होगा। अगर मैं इसे हटा करके अब आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि अगर मार्केट सेलिंग में है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आप इसको किस तरीके से समझोगे। तो समझने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है तो सेम चीज, जब भी मार्केट के अंदर बड़ा सेलिंग मूव आता है, अब यहाँ पर बड़ा सेलिंग मूव कैसे आया, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक एक मूव आया है काफी शार्पली नीचे की तरफ। तो जब मार्केट इस तरीके से शार्पली नीचे की तरफ फॉल होता है तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर एक गैप देखने को मिलेगा जो फेयर वैल्यू गैप होगा, जैसे हमने अभी अप ट्रेंड के अंदर देखा था डिमांड जोन में। तो यहाँ पर भी इस केस में आपको जो सप्लाई जोन मार्क करना है वो कहाँ पर मार्क करोगे, तो यहाँ पर भी सेम चीज, जहां से आपका बड़ा मूव आया है तो लास्ट बाइंग कैंडल। अब यहाँ पर सेलिंग कैंडल क्यों बोला था, क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड है तो लास्ट सेलिंग कैंडल लोगे। अब यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ गिर रहा है तो यहाँ पर बाइंग कैंडल लोगे, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है तो रेड कैंडल बनाकर जाता है। तो अपोजिट कैंडल कौन सा होगा, यहाँ पर ग्रीन कलर का होगा। तो आप इस ग्रीन कैंडल को मार्क करोगे जिसे सप्लाई जोन का नाम दोगे। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पर बात किया उसका अपोजिट हो गया यहाँ पर। अब अकॉर्डिंग टू बी पार्ट,
सेम चीज जब मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट एक रेंज के अंदर फंस गया। काफी देर तक, काफी घंटों या काफी दिन तक एक ही जगह पे मार्केट प्राइस मूव करते करते फिर एक टाइम पे सडनली मूव आता है। इस तरीके से मूव आया, इतना बड़ा मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो जब फॉल करता है तो आपको इसके बीच में फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। तो आपको जो सप्लाई जोन मार्क करना है वो कैसे मार्क करना है, तो सेम चीज़ आपको ये पूरा का पूरा जो जोन है, रेंजिंग मार्केट है, आपको इसको सप्लाई जोन मार्क करना है। अब देखो, जब आप मार्क कर लेते हो तो करना क्या है, तो जब भी प्राइस नेक्स्ट टाइम इस जोन पे आएगा, ऐसा नहीं है कि इस जोन पे नहीं आएगा, मार्केट ज़रूर इस जोन पे आएगा। और जब भी मार्केट इस जोन पे अगेन दोबारा आता है, हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। हमें यहाँ पर एंट्री करनी है क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, और अपना स्टॉप लॉस इस लो के, जो ये रेंजिंग मार्केट है, इससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, और अपना टारगेट हम अपने लो तक रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट ने इतना बड़ा मूव दे दिया और इतना बड़ा मूव देने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे, इतना बड़ा रखोगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पर एंट्री करोगे, गलत जगह से एंट्री नहीं करोगे। अगर आप सप्लाई डिमांड को पढ़ रहे हो तो आप सप्लाई एंड डिमांड पर ही एंट्री करने वाले हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सप्लाई डिमांड होता क्या है। सप्लाई डिमांड बिग प्लेयर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और हमें मार्क कैसे करना है, चलो इसको लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं ताकि आपका जो क्लियर है, डाउट है, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हूँ। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी आप देखो, इसको देखकर क्या पता चल रहा है। इसको देख के ये लग रहा है कि मार्केट जो है एक रेंज के अंदर, आप देखो मार्केट जो है एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। क्लियर? इस इससे नीचे, इससे ऊपर, यहीं पे बीच में फंसा हुआ है। मार्केट ना तो ऊपर जा रही है, ना तो मार्केट नीचे जा रही है। तो हम फाइंड आउट करते हैं कोई बढ़िया सी जगह। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए, अब मार्केट देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, मार्केट जो है हमारा यहाँ से एक शार्पली मूव आया नीचे की तरफ, कंटिन्यू, यहाँ से शार्पली मूव आया। तो अब हम यहाँ पर सप्लाई जोन कहाँ पर मार्क कर सकते हैं? अब जहां पे नीचे की तरफ मूव आया तो आपको सप्लाई जोन मार्क करना पड़ेगा, लेकिन सप्लाई जोन मार्क करने से पहले क्या मार्क करना है? डायरेक्शन, मार्केट का स्ट्रक्चर। तो मार्केट का स्ट्रक्चर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख रहा हूं तो मार्केट कंटिन्यू डाउन, नीचे की तरफ जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड है। अब जब डाउन ट्रेंड है तो मैं यहाँ पर सेलिंग मूव मार्क करना चाहता हूँ। तो देखो, जहां से मार्केट नीचे आया है हम उसके पॉइंट्स पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, कंटिन्यू सेलिंग आया, तो यहाँ पर जो हमारा रेंजिंग, यहाँ पर ये रेंजिंग मार्केट हो गया। कैसे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कंटिन्यू 4-5 घंटे से एक रेंज के अंदर फंस गया। तो मैंने क्या करा, इस पूरे एरिया को यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लिया। क्लियर? ये पूरा आप एरिया मार्क कर लो यहाँ से यहाँ तक। अब इसको लंबे की तरफ ड्रैग कर दो। यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको ड्रैग कर दिया। अभी तक मार्केट हमारे जोन पे नहीं आया, लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। अब आप ध्यान से देखो, जब मार्केट यहाँ से शार्पली डाउन हुआ था, ठीक है, अब हम एंट्री कब करेंगे? अब ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे गिरा तो मैं अब ये एंट्री कहीं पर भी इधर कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ क्योंकि मार्केट नीचे ही जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं। जहाँ से मूव आया है आप उस एरिया को मार्क कर लो और इंतजार करो, वेट करो, पेशेंस रखो। तो देखो, मार्केट क्या है, आपके सप्लाई एरिया पे आ गया। जब भी प्राइस सप्लाई एरिया पे आया है, अब यहाँ पर आपको वेट करना है कैंडल स्टिक का। कैंडल स्टिक का हमें कंफर्मेशन लेना है जहाँ से हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हमें कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन कहाँ पे मिला? तो देखो, मार्केट के अंदर हमें शॉर्ट करना है तो यहाँ पर ये देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल आया। तो मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा और अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखूँगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा तो अपना टारगेट कहाँ होगा? टारगेट इस लो के नीचे भी रख सकते हो, इस लो के नीचे भी, यहाँ पर ये या ये। और ये आप यहाँ से थोड़ा सा इतना बड़ा कर दो। देखो, आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ। और देखो, अगर मार्केट, अगर आप नीचे तक, कितना मार्केट नीचे गया, यहाँ तक चला गया। अब ऐसा नहीं कि आप अपना टारगेट यहाँ पर हिट नहीं करोगे, टारगेट लगाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका टारगेट भी लगाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एंट्री कर लिया अब आप छोड़ देते हो कि अब तो मार्केट पूरा नीचे ही चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जितना स्टॉप लॉस लिया है उसका डबल आपका प्रॉफिट होना चाहिए, या जो लास्ट लो है, जो जहाँ पे आपने एंट्री करा है उससे पीछे जो लो बना है, जैसे ये लो है, आप इस लो को टारगेट कर सकते हो कि यहाँ तक मैं एंट्री अपना एग्जिट कर दूंगा। तो देखो, आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिला।
अगर आप यहाँ पर एग्जिट नहीं होते तो देखो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो मार्केट में अगर स्टॉप लॉस लगाते हो तो अपना टारगेट भी लगाना ज़रूरी है, तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे। तो अभी हमने देखा कि सेलिंग मूव हमने किस तरीके से कैप्चर किया, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। क्लियर। अब मैं आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे, अब यहाँ पर हमने क्या क्या देखा। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताना था आपको फेयर वैल्यू गैप। अब देखो जब भी मार्केट नीचे आया, अब इसको समझने की कोशिश करो ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मार्केट ने जब नीचे फॉल दिया, इतना एग्रेसिव, बहुत तेजी से नीचे गिरा है, तो 3 कैंडल यहाँ पर आप ध्यान से नोट करो। तो कोई भी कैंडल आप काउंट कर लो एग्जाम्पल के लिए, 1 2 3। तो 1 यहाँ पर हो गया मेरा, यहाँ से मैं मैग्नेट ऑन कर देता हूँ, यहाँ पर 1 2 3। तो ये जो 3 कैंडल आप देख रहे हो, क्लियर, ये जो हमारा 3 कैंडल है, इस 3 कैंडल के बीच में हमें एक गैप देखने को मिलता है। ये गैप, ये हमारा है फेयर वैल्यू गैप, इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। अब यह पे, यहाँ पे नहीं, इसके बाद भी फेयर वैल्यू गैप बना है। अगर आप अब अगेन थर्ड कैंडल को मार्क करो, तो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को मार्क अगर आप करोगे तो ये काफ़ी नीचे तक गया, यहाँ तक, और इसको मार्क करो। अब आप इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें फेयर वैल्यू गैप कहाँ बनता है, फर्स्ट का जो लो है और थर्ड कैंडल का लो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है हमारा क्या बन गया, फेयर वैल्यू गैप। क्लियर। आई होप आप समझ रहे हो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अब इसके बाद अगर आप देखो, बिल्कुल यहाँ पर भी देखो आप फेयर वैल्यू गैप बन रहा है या नहीं। अब आप यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर। अब इस 3 कैंडल को आप ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा, पहला लो और तीसरे का लो यहाँ पर है, तो कोई गैप ही नहीं है। गैप है क्या, यहाँ पर ऊपर देखो आप, यहाँ पर गैप है ना। इस एरिया में ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे इसका लो है और इसका लो ये रहा, तो गैप बन गया। यहाँ पर इसका लो इसका हाई, गैप बन गया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर इसका लो ये रहा और इसका लो ऊपर है, तो कोई गैप नहीं बना, तो यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। क्लियर। आई होप आप समझ गए फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जब भी इस तरीके से बड़ा मूव आता है, तो आपको फेयर वैल्यू गैप अगर देखने को मिलता है, तो आप वहां पर सप्लाई या डिमांड मार्क कर सकते हो। अब दूसरी बात, अगर आप बिना डायरेक्शन के ट्रेड करोगे, जैसे कि अभी आपने देखा कि मार्केट ये एक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन सप्लाई डिमांड तो हर जगह बनता है, हर टाइम फ्रेम पे बनता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक एक मूव आया, इस मूव के अंदर क्या फेयर वैल्यू गैप नहीं है, क्या इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है या नहीं, बिल्कुल है। यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप। क्लियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, तो इतने सारे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पर हमारा जो डिमांड एरिया है कौन सा है, ये हमारा डिमांड एरिया है। लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक कर दिया, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड है, तो ये तो फेल होना ही था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप सप्लाई या डिमांड समझना चाहते हो या फिर आप इसे सही तरीके से ट्रेड करना चाहते हो, तो डायरेक्शन के अगेंस्ट में मार्क मत करना, डायरेक्शन के साथ में आपको मार्क करना है। अब चलिए, हमने जिस तरीके से यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखा है, अब हम यहाँ पर अप ट्रेंड देखते हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ अभी, तो आप देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक अपसाइड के मूव दे रहा है। क्लियर। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर कोई सप्लाई या डिमांड समझने की कोशिश करें, क्या यहाँ पर सप्लाई या डिमांड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ से मार्केट अप हुआ, जैसे यहीं पर हम देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ, एक बड़ा मूव आया यहाँ पर। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक देखो कितना बड़ा मूव आया, और इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया इतना बड़ा। तो इसके नीचे हमारा डिमांड एरिया बनेगा। तो अभी हम इसमें डिमांड एरिया मार्क करेंगे। तो डिमांड एरिया हम किस तरीके से मार्क करेंगे, यहाँ पर एक रेंजिंग दिख रहा है, 1 घंटा 2 3 4 5, काफ़ी देर तक यहाँ पे रेंज था। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे एरिया को मार्क कर लेता हूँ एक डिमांड जोन की तरह। अब क्या ये काम करा डिमांड जोन, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हमारा जो डिमांड एरिया है वो फेल हो गया। तो बिल्कुल डिमांड एरिया फेल हो गया, कोई बात नहीं, एक बार फेल हुआ। अच्छा, अब हम अगेन देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक मूव आया, और इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से। यहाँ पर देखो, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बन गया।
क्लियर। तो अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे अपना डिमांड एरिया। तो डिमांड एरिया कहाँ बना, अब कंटिन्यू ऊपर गया है, तो यहाँ पर हमारा जो रेड कैंडल है, अपोजिट रेड कैंडल, आप इसे भी यहाँ पर भी मार्क कर सकते हो, ये एरिया भी मार्क कर सकते हो पूरा का पूरा। क्लियर। आप इसके भी मार्क कर सकते हो। क्यों मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो रेड कैंडल है ये एक इनसाइड बार है। इनसाइड बार मतलब देखो ये कैंडल बना, उसके बाद इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, लेकिन ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो जब कोई कैंडल किसी कैंडल के ऊपर या नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाता तो आप उसे इनसाइड बार कहते हो। तो इसलिए ये रेड कैंडल का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने ये नीचे मार्क किया है। अगर आपको इनसाइड बार क्या होता है इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो इनसाइड बार, मैं इनसाइड बार के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब हम इसे थोड़ा आगे की तरफ लेके चलते हैं, क्या हमारा डिमांड एरिया काम करता है या नहीं किया। तो प्राइस को हमने आगे किया, बट अभी तक हमारा जो डिमांड एरिया है वो हिट नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है कि प्राइस धीरे धीरे इस जोन पे आएगा, और हो सकता है कि यहाँ से जब तक हमें कोई कैंडल कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। क्योंकि जब यहाँ पर फेल हुआ था, अगर आप देखो यहाँ पर जब फेल हुआ, अगर हम यहाँ पर एंट्री करने वाले भी थे तो कैंडल का कंफर्मेशन मिला क्या, रेड कैंडल आया, और जो ग्रीन कैंडल आया वो कोई भी कंफर्मेशन कैंडल नहीं था, फिर अगेन नीचे गिर गया। तो जब भी कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड या सप्लाई पे एंट्री करते हो तो किस चीज़ का ज़रूरत है, कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन का, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें कि एंट्री करने से पहले हमें कन्फर्मेशन क्यों लेना ज़रूरी है और किस तरीके से हमें कन्फर्मेशन लेना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सप्लाई या डिमांड किस तरीके से मार्क करना है। अब यहाँ पर देखो, देखो हर सप्लाई या डिमांड मार्क कर सकते हो आप, लेकिन वो कितना काम करेगा ये ट्रेंड के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ये देखो यहाँ से मूव आया, तो आप इसे भी मार्क कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर क्या होना ज़रूरी है, उसके अंदर होना ज़रूरी है फेयर वैल्यू गैप। तो अब यहाँ पर देखो कोई फेयर वैल्यू गैप है क्या, यहाँ पर अगर आप देखो तो एक, दो, तीन, कोई भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर नहीं है। क्लियर। तो क्या ये डिमांड काम करेगा, देखो इस काम ये भी कर सकता है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। यहाँ पर काम किया था देखो, जब मार्केट अगेन इसी डिमांड पर आया था तो प्राइस अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। तो अब हमें यहाँ पर एंट्री कहाँ पे करनी है, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, जैसे यहाँ पर टैप किया कैंडल क्लोज हो गई, और ये कैंडल इस ग्रीन कैंडल के पास आप यहाँ पर एंट्री करोगे, अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, अपना टारगेट जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका डबल आप टारगेट लेके चलोगे। तो अपना टारगेट आप लेके चलोगे, आपका टारगेट हिट हो जाता है, राइट। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये मार्केट 1 घंटे में अप ट्रेंड है, तो मैंने डिमांड मार्क किया और यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिला। अब यहीं पर आप देखो यहाँ से, यहाँ से मूव आया। क्लियर। अब इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है या नहीं, तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर ऊपर है, और यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर देखो आप फेयर वैल्यू गैप है। क्लियर। यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, इसके ऊपर भी है। तो आप इस जोन को डिमांड एरिया मार्क कर सकते हो। मैं अगर अब डिमांड एरिया मार्क करने के लिए ये लास्ट की जो रेड कैंडल है इसको मैं मार्क करूंगा, और मार्केट अभी हमारे डिमांड एरिया पे ही खड़ा है, या ये जोन मार्क कर सकते हो पूरा का पूरा। तो ये पूरा का पूरा हमारा डिमांड जोन है। तो लेकिन यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना था। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते भी हो तो आप स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हो, एंड अपना टारगेट जो है इसके हाई के ऊपर रख सकते हो। क्लियर। तो अगर आप अभी एंट्री करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तो। बट ये वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा ऑलरेडी ये प्राइस काफ़ी आगे चला जाएगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप डिमांड या सप्लाई जोन किस तरीके से मार्क करोगे, और आपको ट्रेड करने से पहले कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है। डिमांड या सप्लाई मार्क करने से पहले आपको उसमें फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, आप मार्केट में किस तरीके से ड्रॉ करोगे और आप कब एंट्री बनाओगे। तो आई होप आप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।